welcome to VP Educator. And बच्चों, today we going to start our part 8 of the chapter light refraction and reflection. बच्चों, today we going to learn about laws of refraction of lights. And till now we basically covered various things like your information about the mirror, laws of reflection and uses of concave and convex mirror, ray diagrams and refraction of light through a glass slab. And if you still not watch all these videos, so go to the VP Educator and watch all the video till now. बच्चों, ये है तुम्हारा पार्ट 7. इसमें आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को इन डिटेल. आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस लॉ में से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, या तुम्हारा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी बन सकता है. तो इसको समझाने के लिए आओ हम यूज़ करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ वन पोस्टर. ओके, आओ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ योर पोस्टर. ओके, सो बच्चों दिस इज़ योर पोस्टर. ठीक है, सो ये पोस्टर क्या बोलता है बच्चों, देखते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तुमको किस फेनोमिना को एक्सप्लेन करता है? जब तुम्हारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट में तुमको बेंडिंग देखने को मिलती है, राइट? तो लाइट की बेंडिंग के पीछे क्या रीज़न होता है? लाइट की बेंडिंग के पीछे रीज़न होता है ये दो लॉज क्या होती हैं? तो पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सो दिस इज़ योर फर्स्ट लॉ. क्या बोलता है? जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है, देखो मैं इधर मार्क करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा. द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane at the point of incidence. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में सारे एक प्लेन के ऊपर लाई करते हैं. किसके ऊपर लाई कर रहे हैं? एक इमेजिनरी प्लेन है. कैसा प्लेन है? एक इमेजिनरी प्लेन है. उस इमेजिनरी प्लेन के ऊपर ये सारी रेज जो है क्या कर रही है? लाई कर रही है. क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इज़ योर फर्स्ट लॉ. याद रहेगा, बहुत ईजी है. इंसिडेंट रे, the refracted ray and normal all lie in the same plane at the point of incidence. point of incidence के ऊपर सारे एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं. और दिस प्लेन इज़ योर बेसिकली एन इमेजिनरी प्लेन. ये कोई रियल प्लेन नहीं है, तुमको देखने को नहीं मिलेगा. तुम सोचो, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक फ्लैट प्लास्टिक की शीट है. उस प्लास्टिक की शीट के ऊपर 3 रेज जा रही है, एक नॉर्मल, एक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. ये रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, नाउ बच्चों जो लॉ 2 है ना, द लॉ 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. ठीक है, इसको एक बार मैं ध्यान से समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझना. देखो क्या बोलता है. लॉ 2 तुम्हारा बोलता है रिफ्लेक्शन का, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट. क्या बोलता है? ये बोलता है कि दो मीडियम के लिए जो एंगल होगा ना, दो मीडियम के लिए जो एंगल होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इस इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल और इस रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है, क्या बोला गया? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा. मतलब तुम अगर एंगल को, लेट्स से तुमने क्या करा, तुमने एंगल को बढ़ाया तो तुम्हारा रिफ्रैक्शन भी उस अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा? थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा. लेकिन चेंज तो होता जाएगा, लेकिन उनका रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा. एंड दिस रेशियो गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू. ये कांस्टेंट वैल्यू तुमको देगा. क्लियर है कि नहीं? तो ये बोलता है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. क्या होता है? कांस्टेंट होता है. समझ में आया? अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे इसको हम समझते हैं. तो ये समझ में आया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब अगर तुम इस मीडिया को, लेट्स से एयर और वाटर था, इस एयर और वाटर को तुम बार बार लोगे तो तुम्हारा हमेशा साइन आई बाई साइन आर का
जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट आएगा। तुम साइन आई को चेंज करवाओ, साइन आर भी चेंज होगा, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट किसको बताता है? ये कांस्टेंट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तुम्हें जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताता है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको देखो इधर पे लिखा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के रेशियो के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों का एंगल निकाल लूँ तब भी मेरे को क्या मिलता है? मेरे को एक कांस्टेंट मिलता है जो कि तुम्हारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। और वो तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से भी निकल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तुमको पता चल गई तो तुमको पता चल जाएगा दूसरे मीडियम में कितनी लाइट तुम्हारी बेंड करेगी, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है ना स्नेल्स लॉ का मैथमेटिकल एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोलता है? साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर होगी। अब देखो इधर पर N2 और N1 लिखा है ना, इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ तो तुम समझोगे। याद रखना ये तुम्हारा मीडियम जो पहला वाला मीडियम है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसका है N2, और लाइट तुम्हारी 1 से 2 की तरफ जा रही है। तो इसको तुम क्या लिखोगे? तुम ऐसे लिखोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगी वैल्यू? ये N21 की वैल्यू बराबर आएगी तुम्हारी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। मतलब साइन आई ऊपर है तो N2 पहले आएगा और साइन आर नीचे है तो N1 पहले आएगा, ठीक है कि नहीं है? तो साइन आई के साथ N2, साइन आर के साथ N1, और लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका, ओके। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? आगे देखो, आगे ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम तुम्हारा इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा क्या है? तुम्हारा रेशियो है। किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है तुम्हारे पहले वाले मीडियम में और तुम्हारे दूसरे वाले मीडियम में, ठीक है। अगर मैं दोनों के अंदर स्पीड को कंपेयर कर लूँ तब भी मेरे को क्या निकल के आ जाएगा? तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मैं दोनों के अंदर साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाल दूँ तब भी मेरे को क्या निकल के आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। क्या बोलता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ओके। आगे देखते हैं। अब ये दे रखा है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ कॉमन सब्सटेंस। कुछ कॉमन सब्सटेंस की ऑप्टिकल डेंसिटी दे रखी है, जैसे कि एयर की होती है 1.0003 अप्रॉक्सीमेटली 1 के अराउंड होती है। वाटर की 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका मतलब वाटर की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसके अंदर जो लाइट है वो ज़्यादा बेंड करेगी एज़ कम्पैरिजन टू योर एयर। वाटर की तुम देखोगे 1.50 है, इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसके अंदर लाइट और भी ज़्यादा बेंड करेगी, है ना। डायमंड की 2.42 है, इसके अंदर लाइट और भी ज़्यादा बेंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है ना उतना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा लाइट की बेंडिंग होगी इन योर मीडियम। क्लियर है कि नहीं? नाउ आगे देखते हैं बच्चों क्या है। व्हाट हैपन्स टू द लाइट। अब लाइट के साथ क्या होता है? जब लाइट तुम्हारी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? रेयरर का मतलब क्या है? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। डेंसर का मतलब क्या है? जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। अगर तुम्हारी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा? लाइट तुम्हारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर तुम्हारी अगर लाइट जो है रेयरर टू डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो तुम्हारी जो लाइट है वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी लाइट। तो ये डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी तो लाइट इज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के अगेन हो जाएगी। तो इतना समझ में आया कि नहीं है बच्चों? व्हाट हैपन्स टू द लाइट। लाइट के साथ क्या होगा?
तो लाइट के साथ ये सारे फिनोमेना देखने को मिलेंगे। कब? जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना है। अब आगे देखते हैं क्या है बच्चों। देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे रिफ्लेक्शन के। अ स्ट्रॉ लुक्स बेंड्स इन द वाटर। तुमने देखा होगा जो स्ट्रॉ होता है पानी का, वो तुम्हारा वाटर के अंदर बेंड नज़र आता है। ठीक है, उसका पाथ चेंज नज़र आता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। उसके बाद बोलता है फिश इन द वाटर अपीयर टू नियर टू द सरफेस। जो तुम्हारे पानी के अंदर फिशेज होती है वो तुमको सरफेस के पास नज़र आती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। मिराजेस ऑन द हॉट रोड, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, लेंसेज एंड स्पेक्टिकल्स वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो तुमने देखा होगा तुम्हारी जो रोड्स होती है उसमें जो मिराज की फॉर्मेशन होती है, तुम्हारे स्टार्स की जो ट्विंकलिंग होती है, तुम्हारे लेंस के जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो तुम्हारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही वर्क करते हैं। एक बार क्विक समरी देखते हैं क्या क्या समझा बच्चों। रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? तुम्हारे लाइट की बेंडिंग है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्लियर है कि नहीं है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या है? दूसरा है तुम्हारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर द सेम मीडियम एंड द सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेम मीडियम के लिए और सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए हमेशा साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा? तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज हाउ मच लाइट स्लोज डाउन इन अ मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि मीडियम के अंदर तुम्हारी लाइट कितना स्लो हो गई है ना, या कितना फास्ट हो गई। लाइट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम। अगर तुम्हारी लाइट डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर लाइट तुम्हारी नॉर्मल से, अगर तुम्हारी लाइट जो है रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इतना समझ में आया कि नहीं है? नाउ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन डायरेक्शन गिव्स रिफ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तो होप सो ये समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। दो लॉ समझ में आ गए होंगे। स्नेल्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। स्नेल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। ये टू उसकी एक तरीके से लॉ की डेफिनेशन है, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज़ गिवन बाय दिस ग्रीन पैराग्राफ, ठीक है, ये वाला। इसको बढ़िया तरीके से करना है बच्चों, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन स्नेल्स लॉ के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? तुमको दे दिया जाएगा भाई ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब दोनों का क्या कंपेयर करो? दोनों का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो तुम इधर का फॉर्मूला लगाओगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 45 डिग्री है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? वो तुम्हारा 60 डिग्री है। फिर तुम इधर पर क्या लगाओगे? तुमको साइन 45 की वैल्यू बताओ नहीं चाहिए, कितना होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये तुम्हारा 1, ठीक है। ये है तुम्हारा 0, ये है तुम्हारा 30, ये है तुम्हारा 45, ये है तुम्हारा 60, ये है तुम्हारा 90। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/√6 आ जाएगा। फिर इसको क्या कर दोगे? √6 इंटू में √6 कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा √6/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, ओनली तुम्हें 45 की वैल्यूज़ को पुट करना है, 60 की वैल्यू को पुट करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ये जो वैल्यू आई, ये तुम्हारी आई क्या? दिस कांस्टेंट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 तुमको निकल के आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज़ को दे सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, और तुमको आंसर निकालना पड़ेगा। और याद रखना बच्चों, अगर 45 डिग्री 60 डिग्री है तो डायरेक्ट तुम्हारे साइंस के एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ तुमको पता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे एंगल्स दे दिए जाते हैं जिनकी वैल्यूज़ तुम्हें पता नहीं होगी, तो उसकी वैल्यूज़ तुमको एग्जामिनर पहली बात है देगा नहीं। अगर देगा ऐसे क्वेश्चंस तो उनकी वैल्यूज़ पहले दे देगा। भाई साइन 65 है, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो साइन 65 की वैल्यू वो पहले देगा। क्लियर है कि नहीं? तो उसको याद रखना है ना। तो इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो? तुम अपना कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सो होप सो बच्चों इतना सबको समझ में आ गया होगा। एंड दिस पोस्टर इज़ वेरी प्रिसाइज फॉर दीज लॉस, ठीक है। तुम्हें
सबसे यही बोलूँगा कि इसको जूम करते हुए जाओ और उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो बच्चों, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वीपी एजुकेटर बच्चों। थैंक यू।